नमस्कार। तो आज हम बात कर रहे हैं राजपूत, जो हम कल पढ़ रहे थे। 1 घंटे जो हमने पढ़ा था उसी को हम आगे बढ़ाने की तैयारी। तो हम आगे बढ़ाते हैं आज उसी बात को। हम कल पढ़ रहे थे कारकोट वंश उत्पन्न। हमने तो कल पढ़ा हुआ था, जो हम पढ़ाना शुरू किया है वो हमने शुरू किया है राजपूत से लेकर कश्मीर तक पढ़ा हुआ है। आज हम जो बात करने वाले हैं वो कश्मीर की भी बात करेंगे, कश्मीर से दक्षिण भारत की। दक्षिण भारत में क्या हो रहा है उस संबंध में बात का काम। तो बात करते हैं। सबसे पहले ये हम कल पढ़ चुके थे कि किस वंश का संस्थापक कौन है। उत्पल वंश तक कर चुके थे, रानी दिद्दा भी कर चुके थे, कारकोट भी, उत्पल भी। आज हमको बात करनी थी लोहार वंश को। किस वंश को लेकर बात करनी थी? लोहार वंश को लेकर बात। लोहार वंश भी कश्मीर में शासन करता था। इस संस्थापक संग्राम राज थे। संस्थापक कौन है? संग्राम राज है। प्रमुख शासक हर्ष। से कश्मीर का नीरो कहते हैं। नीरो कहते हैं। क्या कहते हैं? कश्मीर का नीरो कहा जाता है। क्या क्या कहते हैं इसे? कश्मीर का नीरो कहते हैं इस व्यक्ति को। चलिए, तो हम आगे बढ़ते हैं। कश्मीर का नीरो कहते हैं। नीरो कौन है? नीरो है कौन? नीरो रोम का लापरवाह शासक था। से जन कार्यों में रुचि नहीं थी। एक ऐसा शासक जो लापरवाह है, जिसे किसी प्रकार की कोई रुचि नहीं, वो है नीरो। ठीक है, नीरो कहते हैं उसे। इसने भी वही काम किया। कश्मीर में हालत खराब थी, लेकिन ये अपने ऐशो आराम में लगा रहा। इसी के समय कल्हड़ ने राजतरंगिणी का लेखन प्रारंभ किया। देखो, अंतिम शासक जयसिंह। अंतिम शासक कौन थे? जयसिंह। कल्हड़ ने राजतरंगिणी पूर्ण की। के समय कल्हड़ की राजतरंगिणी। ठीक है, तो लिख लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं।
जन कार्यों में रुचि नहीं थी। जन कार्यों में रुचि नहीं। नहीं दिख। डर का मामला तो ना पड़ेगा। तो एक मिनट को। क्लियर दिख रहा है मेरे ख्याल से। तो परफेक्ट हो गया एकदम। हाँ, रास्तंगनी एक पुस्तक का नाम है। जो लोग नए नए आए हैं अभी बैच में, रास्तरंगिणी एक पुस्तक का नाम है। और वैसे अगर राजा का नाम होता तो राजा को पूरा कहाँ करता। आवाज कहाँ धीरे धीरे आ रही है। वॉइस तो 100% आ रही है। कैसी बात कर रहे हैं आप यार। रोज रोज वही मत बोलिए। वॉइस तो एकदम परफेक्ट है ना। वॉइस एकदम परफेक्ट है वॉइस। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो थोड़ी सी बढ़ जाएगी भाई। एक मिनट रुकिए। तो वॉइस कम लग रही उनकी। हेलो। अब ठीक है। चलिए चलिए, कोई दिक्कत नहीं। फिर भी जिनको लग रही कोई बात नहीं। अब बात करते हैं हिंदू शाही वंश की। ठीक है, हिंदू शाही वंश की बात करते हैं। तो हिंदू शाही वंश एक ऐसा वंश है जिसने गजनवी के आक्रमणों का सामना किया। गजनवी के आक्रमणों का सामना करने का काम हिंदू शाही वंश ने किया। और ये हिंदू शाही वंश कश्मीर, पाकिस्तान एवं दक्षिणी अफगानिस्तान तक था। इसकी राजधानी उदभांडपुर थी। उदभांडपुर। संस्थापक कल्लर था। यह एक ब्राह्मण वंश था। ब्राह्मण वंश था।
गजनवी के आक्रमणों का सामना किया है। नहीं, मैप नहीं बनाना फरज जहां। अरे भाई बढ़ गई तो कम कर लो थोड़ा सा, ये तो आपके हाथ में है। चलिए ठीक है। इस वंश के बारे में अगर हम देखें तो इस वंश के संस्थापक कल्लर हैं, राजधानी उद्भांडपुर है, प्रमुख शासक जयपाल है। जयपाल जो है तुर्की आक्रमणकारी सुबुक्तगीन एवं महमूद गजनवी दोनों से पराजित हुआ। दोनों से हारा। क्या करे समझ में नहीं आ रहा है। अंत में आत्मदाह कर लिया। जब लगा, ये एग्जाम का क्वेश्चन है, किस हिंदू शाही वंश के राजा ने आत्मदाह किया? ये तीनों महमूद गजनवी से हारे। ये तीनों किससे हारे? महमूद गजनवी से हार गए। कोई बात नहीं, रामकिशन पीछे थोड़ा रह गया था, चल जाएगा, ज्यादा नहीं रह गया होगा रामकिशन। ये देखो बहुत लिखा ही बहुत कम है रामकिशन। ये आप ही के वंश की जानकारी थी, रामकिशन राजपूत। ठीक है रामकिशन, चलिए। धन्यवाद प्रखर। चलिए अब बात करते हैं एक नए विषय की, नए चैप्टर की, जिसका नाम है दक्षिण भारत। इसको लिखना नहीं है, ये ज्योग्राफी में पढ़ा ही हुआ है आपने। दक्षिण भारत मतलब विंध्य पर्वत, ये विंध्यांचल पर्वत है। ज्योग्राफी में पढ़ा होगा आपने, नर्मदा नदी के ऊपर है ये विंध्यांचल पर्वत, जो बिहार से लेकर यूपी और मध्य प्रदेश तक जाता है। यह है विंध्य पर्वत। विंध्य से लेकर कन्याकुमारी तक के इलाके को हम दक्षिण भारत कहते हैं। ऋषि अगस्त ने दक्षिण भारत का आर्यीकरण किया था। यह प्रश्न आता है, किसने किया था? ऋषि अगस्त ने। हमने क्या किया? नर्मदा नदी से लेकर तुंगभद्रा नदी तक, ये तुंगभद्रा है, तुंगभद्रा, इस इलाके को हमने कह दिया है दक्षिणापथ। ये जो इलाका है इसको दक्षिणापथ कहा है, और इसको कह दिया है सुदूर दक्षिण। दो भागों में हमने विभाजित किया है, नर्मदा से लेकर तुंगभद्रा तक और तुंगभद्रा से लेकर कन्याकुमारी तक, ऐसे दो भागों में। आत्मदाह मतलब खुद को आग लगा ली और मृत्यु को प्राप्त हो गया। ठीक है।
तो ये कहानी है दक्षिण भारत की। अब हम दक्षिण भारत को पढ़ने की तैयारी कर रहे हैं। शुरुआत में हम उसकी एक अंडरस्टैंडिंग देखेंगे कि अंडरस्टैंडिंग क्या है, उसको समझ विकसित करेंगे। तो हम थोड़े से मानचित्र के द्वारा हम दक्षिण भारत को पढ़ने की एक कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दक्षिणापथ। दक्षिणापथ मतलब होता है ये वाला, एक मिनट दूसरा कलर ले लेते हैं। दक्षिणापथ मतलब होता है, किस जगह की बात कर रहे हैं हम, इस जगह की बात कर रहे हैं, ये दक्षिणापथ का इलाका है। दक्षिणापथ में दो क्षेत्र हैं, एक क्षेत्र है महाराष्ट्र और कर्नाटक वाला, थोड़ा बड़ा कर दिया मैंने, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, महाराष्ट्र और कर्नाटक वाला। ये है महाराष्ट्र प्लस कर्नाटक, दोनों है इसमें, ये आर है ना। और दूसरा क्षेत्र है ये एपी और तेलंगाना वाला, दूसरा क्षेत्र है एपी प्लस तेलंगाना वाला क्षेत्र। ये समझ में आ रहा है। इस तरह के आर्यीकरण मतलब होता है उनको आर्य बनाने का काम किया, उनको आर्य संस्कृति से परिचित कराने का काम किया। ठीक है, तो ये दो क्षेत्र हैं, इसको नंबर 1 दे देते हैं और इसको नंबर 2 दे देते हैं। तो इन क्षेत्रों पर अलग अलग वंश आए हैं। दक्षिणापथ में देखें तो सातवाहन आया, ये 1 नंबर यहां आया सातवाहन। सातवाहन के बाद आए वाकाटक, वाकाटक के बाद आए बादामी चालुक्य, और बादामी चालुक्य के बाद आए राष्ट्रकूट, उसके बाद आए वेंगी चालुक्य, वेंगी चालुक्य सॉरी कल्याणी चालुक्य, ये रहा यहां पर। और इस जगह पर थे वेंगी चालुक्य, 2 नंबर वाली जगह पर थे वेंगी चालुक्य। तो ये सारे लोग जो शासन कर रहे हैं सातवाहन, ये 1 नंबर वाले एरिया पर कर रहे हैं, 1 नंबर 1 नंबर 1 नंबर। वेंगी चालुक्य कर रहे हैं 2 नंबर पर, यहां पर भी वेंगी चालुक्य है और यहां पर भी वेंगी चालुक्य है। इनका एरिया भी 2 नंबर है, इसका भी ये 2 नंबर। तो ये है दक्षिणापथ पर शासन करने वाले वंश, सातवाहन, वकाटक, बादामी चालुक्य, राष्ट्रकूट। कहां शासन करते थे, महाराष्ट्र कर्नाटका में। वेंगी चालुक्य करते थे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। पहले वाला नहीं लिखना था क्या, जी नहीं लिखना था, इसको जरूर लिख लीजिए, लिख लो। अच्छा पहले वाला, नहीं तो आप बोलोगे दक्षिणापथ क्या है, लिख लीजिए लिख लीजिए। मुझे लगा ज्योग्राफी में इतना तो पढ़ लिएगा कि कहां नर्मदा है, कहां विंध्य पर्वत है, इतना तो एक आइडिया। लिख लो, चलो हटाओ, लिख लीजिए।
चलिए नेक्स्ट, ये समझा चुका हूं मैं आपको। इस जगह पर छोटे मोटे वंश हैं तो एक दो लाइन उनके बारे में भी प्रकाश डाल लेते हैं, छोटे छोटे वंश के बारे में। यहां पर है कदम्ब और इस जगह पर है पश्चिमी गंग। पश्चिमी गंग, पश्चिमी गंग वंश, ठीक है। पश्चिमी गंग वंश मैप के साथ बनाइए, ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए, ऐसा मेरा सजेशन है। चलिए ये भी हो गया। चलिए आगे चलते हैं। सुदूर दक्षिण, तो इस इलाके को कहते हैं सुदूर दक्षिण। इसको भी हम तीन हिस्सों में बांट लेते हैं, 3 पार्ट्स में, 3 हिस्सों में बांट लेते हैं। पहला हिस्सा, ये वाला हिस्सा बांट लेते हैं। इस हिस्से पर पहले थे चोल, चोल के बाद आए पल्लव, पल्लव के बाद फिर आए चोल, और चोल के बाद फिर आए पांड। अब इस जगह की बात करते तो यहां थे पांड, इस जगह की बात करते तो ये थे यहां पर चेर वंश के लोग। तो सुदूर दक्षिण में चोल, पल्लव, चोल, पांड, चेर, ये वंश के लोगों ने शासन किया। चेर जो है वो केरल के थे, चोल, पल्लव, चोल, पांड ने उत्तरी तमिलनाडु और दक्षिणी आंध्र, तेलंगाना और कर्नाटक के कुछ हिस्सों पर शासन किया, और पांड वंश के लोग दक्षिणी तमिलनाडु में शासन करते रहे। जी, टारगेट खान उसी के समय थे, बिल्कुल सही लिखा है। तभी मैंने उनको उनके सामने लिखा है। सुदूर मतलब बहुत दूर, यूपी से बहुत दूर, तो हो गया सुदूर। साइंस पढ़ी कि नहीं पढ़ी राकेश कुमार? विज्ञान, रिमोट सेंसिंग को हिंदी में कहते हैं सुदूर संवेदन। रिमोट एरिया हम कहते हैं ना, ये बहुत रिमोट एरिया है, मतलब मुख्य सड़क से दूर है। चलिए, मौर्य काल में अशोक के 13वें शिलालेख में दक्षिण के राज्यों के नाम मिलते हैं। सत्यपुत्र, केरल पुत्र, चोल और पांड, ये नाम मिलते हैं यहां पर। अशोक के अभिलेख में केरल पुत्र का नाम मिलता है, सत्यपुत्र का नाम मिलता है, चोल और पांड के नाम ये मिलते हैं। 1 2 3 4 ये दक्षिण के राज्य मिलते हैं। ताम्रपर्णी श्रीलंका को कहा जाता था। तो अशोक के समय दक्षिण की स्थिति ये थी, दक्षिण की। मैं केवल एक रिवाइज करा रहा हूं जी। 2 बार चोल आएंगे, बिल्कुल सोनल सिंह सही कह रहे हैं, 1 बार चोल चले जाएंगे फिर आ जाएंगे, ठीक है, क्लियर। 2 बार चोल क्यों आ गए, चलो मैं समझा देता हूं। निधि गुप्ता, निधि गुप्ता डीएम बन गई है, निधि गुप्ता का शासन चल रहा है, पर निधि गुप्ता का बेटा डीएम नहीं बना, उसकी जगह सोनल सिंह का बेटा डीएम बन गया। तो नया वंश आ गया, सोनल सिंह वंश। अभी तक निधि गुप्ता वंश चल रहा था, अब सोनल सिंह वंश आया, पर निधि गुप्ता के बेटा फिर डीएम बन गया, तो फिर से निधि गुप्ता का वंश आ गया। तो वैसे ही चोल शासन में थे,
लेकिन चोलों की सत्ता खत्म कर दी पल्लवों ने, तो पल्लव आ गए, लेकिन फिर से चोलों ने अपनी ताकत बढ़ाई और फिर से पल्लव खत्म कर दिया, तो चोल फिर आ गए। अब समझ में आ रहा है, चोल कहीं गए नहीं थे, चोल शासक के रूप में दोबारा आए। इसलिए पल्लव काल को चोलों का अंधकार युग कहा जाता है। इसलिए पल्लव काल को चोलों का अंधकार युग कहा जाता है। ठीक है, क्लियर। गुप्त काल में दक्षिण की स्थिति क्या है? यहां वकाटक है, यहां कदम है, यहां पश्चिमी गंग है, यहां पल्लव है, यहां चोल है, यहां चेर है, यहां पांड है। हिंदी में तो नहीं लिखना है, कि समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा ना? ये वाकाटक, पल्लव, चोल, पांड, चेर, कदम्ब। आपको याद होगा समुद्रगुप्त ने दक्षिण के राज्यों पर आक्रमण किया और पल्लव राजा विष्णुगुप्त को हराया, कुल 12 राज्यों को हराने का काम किया था। कुल 12 राज्यों को हराने का काम किया था। और चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी बेटी प्रभावती गुप्त का विवाह वाकाटक शासक रुद्रसेन द्वितीय से किया था। और जब रुद्रसेन द्वितीय की मृत्यु हो गई, तो उसने अपनी बेटी को बोला कि तुम वहां प्रशासन करो, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। मैं आपका दक्षिण और उत्तर के कॉम्बिनेशन को बनाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं भी दक्षिण पढ़ा नहीं रहा हूं, दक्षिण के प्रति आपकी समझ को विकसित कर रहा हूं। ठीक है, उसकी समझ को विकसित करने का काम कर रहा हूं। तो ये किसके समय की बात है? गुप्त काल। फिर आते हर्षवर्धन के काल। उत्तर भारत में हर्षवर्धन है, यहां हर्षवर्धन का शासन है। दक्षिण भारत में कौन है? तो दक्षिण भारत में है बादामी चालुक्य। ये बादामी चालुक्य वही है जिसके राजा पुलकेशिन द्वितीय ने, जिसके राजा पुलकेशिन द्वितीय ने, पुलकेशिन द्वितीय ने, जिसके राजा, ये सब पहले पढ़ा चुके हैं, ठीक कह रहे हैं, जिसके राजा पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के किनारे हराया। और यहां है वेंगी चालुक्य, और यहां है पल्लव, और यहां है पांड, और यहां है चेर। तो ये समय है हर्षवर्धन के समय। और हर्षवर्धन के समय बादामी चालुक्य और हर्षवर्धन की लड़ाई हुई, जिसमें हर्षवर्धन हार गया। जी, वाकाटक नरेश थे, रुद्रसेन सेकंड। ये किसके समय की स्थिति है? हर्षवर्धन के समय की स्थिति है। मैं मैप से सारी चीज क्लियर कर रहा हूं, बार बार क्लियर कर रहा हूं, गलती नहीं होना चाहिए। मैंने एक एक चीज को पहले इकट्ठे बताया सारे। ये देखिए, मैंने एक जगह सारे वंश बताए, फिर सुदूर दक्षिण के बताए, फिर मैंने मौर्य काल में बताए, फिर गुप्त काल में बताए, फिर हर्षवर्धन के समय बताए। सारा कंपेयर करता जा रहा हूं आपको। फिर हर्षवर्धन के बाद यहां आ जाते हैं गुर्जर प्रतिहार, याद करें आप। और यहां पर होते हैं पाल, तो यहां पर आते हैं राष्ट्रकूट। कौन आते हैं? राष्ट्रकूट। और यहां होते हैं वेंगी चालुक्य, और यहां होते हैं पल्लव। पर थोड़े समय बाद पल्लव के चोल आ जाते हैं, तो चोलों का झगड़ा राष्ट्रकूट और पल्लव इन सब के साथ होता है। यहां पांड आ जाते हैं, और यहां चेर हो जाते हैं। ये बात है हर्षवर्धन के बाद, जब गुर्जर प्रतिहारों का शासन था। कहानी समझ में आ रही है? विदाउट, चलिए।
समझ में आ रहा है? एक कंफ्यूजन है, मेरा सब्जेक्ट हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिक्स है, तो मेंस के लिए तैयार क्या लिखा है आपने? मेरा सब्जेक्ट स्नातक में, ओके ओके ओके, हिस्ट्री पॉलिटिक्स है, तो मेंस के लिए तैयार कौन सा करूं? ये जो आपको पसंद हो। देखिए आयुष शर्मा, ज्योग्राफी अगर आपको पता है तो आपको हिस्ट्री भी पता है, और यूपीएससी में क्वेश्चन आ चुका है किस तरह ज्योग्राफी ने भारत के इतिहास को प्रभावित किया है। ये इलाका एक इलाका है ऐसा है जहां पर पश्चिमी घाट की पहाड़ियां हैं। यहां पर आप देखेंगे इलायची की पहाड़ियां, मैं भूल क्यों रहा हूं, और अरे क्या हो गया मेरे को, तो होना नहीं चाहिए। एक और पहाड़ी, दो पहाड़ी है जिस पर एक सबसे दक्षिण की ऊंची चोटी है, नीलगिरी हिल्स, वो तो कर्नाटक में है। अरे दो पहाड़ियां है ना यहाँ पर, एक मिनट जरा। चलिए, खैर जो भी है, यहां पर पहाड़ी है जिससे पार होना बहुत कठिन है। यहां पर दो दर्रे हैं, पलक्कड़ और सैनकोट्टई। अनाईमुडी, करेक्ट, अनाईमुडी एंड इलायची की पहाड़ियां, जिससे इसको पार करना बहुत कठिन है। ज्योग्राफी बहुत हेल्प करती है। दोदा बेट्टा तो नीलगिरी की है, ये अन्नामलई पहाड़ियां हैं। यहां अन्नामलई याद आ गया मुझे, अन्नामलई, ये जगह टॉप पर अन्नामलई, फिर दक्षिण में इलायची की पहाड़ियां, करेक्ट, अन्नामलई। अन्ना मतलब बड़ा भाई, मलई मतलब पहाड़ी, बड़े भाई का पहाड़। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं, कुछ एक्स्ट्रा बताता हूं मैं आपको। दक्षिण भारत में कृष्णा, तुंगभद्रा, द्वाब, जिसे रायचूर दोआब भी कहते हैं, यह झगड़े की जड़ बना। जो रायचूर दोआब है वो झगड़े की जड़ बना, क्यों बना? यह है कृष्णा नदी और यह है तुंगभद्रा नदी। कृष्णा, तुंगभद्रा, इसके बीच का ये इलाका है, ये द्वाब क्षेत्र है। इस द्वाब क्षेत्र पर हर कोई अधिकार करना चाहता है, क्यों? उपजाऊ भूमि है यहां पर, उपजाऊ भूमि है, खदान है, माइन है, यहां पर जल बेहतर है, जल की प्राप्ति है, और वैसे भी लड़ना इसलिए क्योंकि विस्तार करना है। तो ये तीन कारण हैं जिनके कारण रायचूर द्वाब बड़ा इंपॉर्टेंट है। जी, टैक्स के चक्कर में लड़ाई होती होगी, तो इसको लेकर जो वंश यहां होगा, इस जगह होगा, और जो इस जगह होगा, ये दोनों आपस में लड़ते रहेंगे। इसको लेकर किस किस की लड़ाइयां हुई हैं? इसको लेकर जो लड़ाई हुई है, पहली लड़ाई हुई है बादामी चालुक्य बनाम पल्लव, राष्ट्रकूट बनाम पल्लव
और थोड़े समय बाद आ जाएंगे चोल। फिर लड़ाइयां हुई हैं कल्याणी चालुक, बनाम चोल। तो रायचूर द्वाब दक्षिण भारत में झगड़े की जड़ बना। मतलब अगर कोई आपसे पूछता या आपको मुझसे पूछना चाहिए था, सर ये राष्ट्रकूट जो है, ये जो राष्ट्रकूट है, ये उत्तर भारत में पूरे में जीते, गुर्जर प्रतिहारों को हराया, पालों को भी हराया, पर आप कहते त्रिपक्षीय संघर्ष में गुर्जर प्रतिहार जीते। ये कैसे सर? ये तो बड़ा अजीब सा सिस्टम बता दिया आपने। मेरी बात समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि राष्ट्रकूटों को दक्षिण भारत की राजनीति में उलझना पड़ा। जब भी राष्ट्रकूट उत्तर भारत पर आक्रमण करने जाते थे, दक्षिण भारत के पल्लव चोल उन पर हमला कर देते थे। इसलिए वो जीतने के बाद भी स्थायी रूप से उत्तर भारत पर नियंत्रण नहीं कर पाए। दक्षिण की राजनीति के कारण उनको बार बार आना पड़ा। ठीक है, अब लिख लीजिएगा, आदरणीय दीपेश कुमार जी जो भी हैं वो लिख लीजिए, कोई नोट कर रहा है। 3 बार नहीं, 2 बार और लिखेंगे तो 5 आहुति आपकी पूरी हो जाएंगी। अभी आपने 3 ही बार लिखा है, तो 2 बार और लिख दीजिएगा। ठीक है, दीपा श्रीवास्तव जी, नहीं 5 बार लिख चुके हैं आप। 1 2 3 4, एक बचा है अभी, है ना? नहीं 5 हो गया, गुड, बहुत बढ़िया। ये आहुति आपकी, पंच आहुति पूर्ण हुई है आपकी। लिखना है भाई इसको, ठीक है। एक ही बार लिख दिया करो बेटा, 5 बार क्यों लिखते हो तुम लोग? तुषार कुमार गुर्जर प्रतिहारों के लिए कन्नौज पास था, अरब भी वहीं, कन्नौज भी वहीं। ठीक है, चलिए एक अतिरिक्त जानकारी और, जो टारगेट खान को मैं दे चुका हूं। चालुक, कितने चालुक हैं? गुजरात चालुक, इन्हें हम सोलंकी भी कहते हैं, सोलंकी। फिर बादामी चालुक, फिर वेंगी चालुक, फिर कल्याणी चालुक। ये भारत के इतिहास में 4 चालुक आए। थोड़ा सा और एक और जानकारी देता हूं, ज्यादा इजी हो जाएगा। जब हर्षवर्धन उत्तर भारत में है, हर चीज रिपीट हो रही है, तो यहां है बादामी चालुक और यहां है वेंगी चालुक। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट फेज आता है, अगला चरण, यहां आते हैं राष्ट्रकूट और यहां रहते हैं वेंगी चालुक। ये जो मैं बता रहा हूं, कल कोई मुझसे कह रहा था कि सर संभव हो तो क्रोलॉजिकल ऑर्डर पढ़ाइए। मैप भी एक क्रोलॉजिकल ऑर्डर में बने हैं, बढ़ते क्रम में बने हुए हैं। ये भी बढ़ते क्रम में बने हुए हैं। विकास सिंह, आपको क्या समझ में नहीं आ रहा वो जरूर बताइए, मैं एक बार और समझा दूंगा। ठीक है, पर बोलिए क्या समझ में नहीं आ रहा है। शायद आपका पहला दिन है आज। तीसरा चरण, तीसरा चरण होगा कल्याणी चालुक, वेंगी चालुक,
और यहां होगा सोलंकी, गुजरात चालुक्य। ये मैंने तीनों कालक्रम में बता दी हैं। विकास सिंह जी पहले इनका विकास हुआ, फिर इनका हुआ, फिर इनका, सबसे आखिरी में ये आए। ठीक है। विकास सिंह, अभी मैं कुछ पढ़ा नहीं रहा हूं, पहली चीज, अभी मैंने कोई वंश नहीं पढ़ाया है, सिर्फ आपको साउथ के लिए एक मैप से हिस्ट्री की अंडरस्टैंडिंग को समझाया है। कल को प्रश्न आ जाए विकास सिंह राष्ट्रकूट के बाद कौन आए, तो आपको बन जाएगा कल्याणी चालुक्य आए। राष्ट्रकूट किसकी जगह पर आए, बादामी चालुक्य के समय आए। कल्याणी चालुक्य के समय कौन थे, वेंगी चालुक्य थे। यह भी समझ में आ जाएगा। दूसरा मैंने मैप ये बनाया है, क्यों लड़ाई हुई इसी, और किस किस की लड़ाई हुई, सब कुछ मैं एक ही चीज बताता जा रहा हूं आपको। समझ में आ रहा है। विकास सिंह जरूर लिखिए कि क्या समझ में नहीं आया, मैं आपको पूरा फिर से समझा दूंगा। और देखिए विकास सिंह, आपके लिए फिर से पीछे जा रहा हूं, केवल मैंने वंश बताए हैं, कुल टोटल वंश मैं अभी पढ़ा एक भी वंश नहीं रहा हूं कि किस तरह इस जगह पर इतने वंश आए, हमें यहां तक पढ़ना है। यहां वेंगी चालुक्य थे, ये मैंने इस पूरे इलाके दक्षिणापथ का बताया। दक्षिणापथ किसे कहते हैं, नर्मदा नदी से लेकर तुंगभद्रा नदी तक की चीजों को दक्षिणापथ कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं विकास सिंह, जो सामने पढ़ो ना वही पढ़ो, पिछली नहीं हो रही है इसको लेकर टेंशन मत करो। जो मैं पढ़ा रहा हूं इसका पिछली क्लास से कोई कनेक्शन नहीं है, और है भी तो भूल जाओ, क्योंकि देखो उसके पीछे रीजन ये है, आपके पास टाइम नहीं है, तो जो मिल रहा है उसे धन्यवाद कहकर स्वीकार कर लीजिए। जितना मैं बता रहा हूं इतना डिटेल आपको कहीं नहीं मिलेगा, एकदम क्लियर, मुझे भी पता है सारी चीजें। दूसरा मैंने सुदूर दक्षिण बताया कि इस लोकेशन पर चोल पल्लव पांड आए, एक साथ नहीं आए, एक के बाद एक आए, और यहां पांड थे, यहां चेर थे। इससे इजी क्या होगा, अशोक के समय क्या था, गुप्त के समय क्या था, हर्षवर्धन के समय क्या था, हर्षवर्धन के बाद क्या था, फिर झगड़े की जड़ क्या थी, रायचूर द्वाब, फिर चार चालुक्य क्या है। अब उनमें से पहला चालुक्य अब पढ़ने जा रहे हैं मिस्टर विकास सिंह। ठीक है, क्लियर, कोई बात नहीं, जितना हो रहा है उतना पढ़ लो, कभी इस लालच में मत। देखो आप दो चीजें हैं, व्यक्ति क्या है, ना वो ड्यूटी पूरी अच्छे से कर पा रहा, ना पढ़ाई अच्छे से कर पा रहा, किसी एक चीज को अच्छे से कर लो, ड्यूटी को ही पूरा कर लो, पढ़ाई जो मिल रहा है उसको धन्यवाद कहो, या फिर ड्यूटी में कुछ ऐसा हो जाए कि पढ़ाई पर पूरा फोकस कर लो। एक बड़ी अच्छी कहावत बुजुर्ग कहते हैं, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, ज्यादा मत सोचो। ठीक है, नोट नहीं किया है नोट कर लीजिए भाई, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी नहीं, लीजिए नोट कर लीजिए। आप पूछ रहे हैं राष्ट्रकूट के ऊपर कौन था, कहां पूछ रहे हैं, राष्ट्रकूट के ऊपर गुर्जर प्रतिहार था, कैसी बात करते हो यार, ये तो बिल्कुल सिंपल है। ये लीजिए, इसको लिख लीजिए। आर्ट कोल्ड बहुत है, इसमें कोई शक नहीं है। देखो जीवन में तनाव उसी चीज का लो जो जिसको हम नियंत्रित कर सकते हैं। ठीक है, राष्ट्रकूट के ऊपर किस वंश का शासन था, अरे श्रीमान मैंने लिखा तो है, राष्ट्रकूट के ऊपर गुर्जर प्रतिहार का था, और क्या लिखा मैंने, और बताओ जरा क्या है, बताओ। राष्ट्रकूट के ऊपर बादामी चालुक्य लिखा है, वहां भी लिखा है, यहां भी लिखा है, मेरे हाथ से भी लिखा है, और वो टाइप भी है टेक्स्ट फॉर्म में। ठीक है, चलिए
अच्छा, आप आर्मी मैन, रिटायर्ड आर्मी मैन। हाँ मुझे पता है, थोड़ा कोशिश करेंगे तो आपका हो जाएगा, इतना मैं समझ रहा हूं। ठीक है। और जो 3 मैप मैंने बनाया तुलनात्मक, उसमें राष्ट्रकूट के ऊपर क्या लिखा? कुछ नहीं, ये लिखा है, ऐसे बना दिया मैंने। ठीक है। हर्षित कमेंट देखो ही मत यार, क्या करना। ठीक है। बादामी चालुक, अब पहला वंश पढ़ रहे हैं हम, बादामी चालुक। ठीक है, बादामी चालुक। भाई देखिए, एक चीज और बता दूं मैं आपको, आपके कितने भी कमेंट आते रहे, मैं कोई भी टॉपिक छोड़ता नहीं हूं। इवन आपको बोलता हूं छूट गया तो आप बता दीजिएगा, पीवाई क्यू भी बोलता हूं, आप ढूंढ कर लाइएगा, और टाइम से भी कोर्स पूरा करता हूं। सिर्फ एंशिएंट में 2 क्लास एक्स्ट्रा हो गई थी आपकी। ठीक है, तो चिंता मत करिए, आपका टाइम बिल्कुल खराब नहीं होगा, आपका टाइम बहुत कीमती है। ठीक है। हर्षवर्धन, यहां पर था हर्षवर्धन, यहां है वेंगी चालुक। फिर से बना रहा हूं मैं, टाइम खराब नहीं कर रहा हूं। यहां पर है पल्लव। इतना काफी है, इन दोनों के बीच में झगड़े चलते रहे, इन दोनों के बीच में क्या होगा? झगड़े चलते रहेंगे। जो बादामी चालुक्य हैं, बादामी चालुक्य को हम पूर्व चालुक्य भी कहते हैं। राजधानी बादामी है, जिसे आज हम बातापी शहर के नाम से जानते हैं। बातापी शहर के नाम से इस बादामी को जानते हैं, और यहां पर इन्होंने शासन किया। इन्होंने कहा कि हम अश्वत्थामा के वंशज हैं। हम किसके वंशज हैं? अश्वत्थामा के वंशज हैं। किसके वंशज हैं? अश्वत्थामा के वंशज हैं। अपने आप को भारद्वाज गोत्री भी कहा है इन्होंने। ठीक है, क्लियर है? कोई डाउट है यहां तक, कोई समस्या? ठीक है, कोई बुक पढ़ना चाहे तो केसी श्रीवास्तव ले सकते हैं, एलपी शर्मा ले सकते हैं, प्रखर, पर बहुत मोटी हो जाएगी, देख के समझ के काम करिएगा। पहला ऐतिहासिक शासक है जयसिंह, और संस्थापक है पुलकेशिन प्रथम, और प्रमुख शासक है पुलकेशिन द्वितीय। प्रमुख शासक है पुलकेशिन द्वितीय। सत्याश्रय श्री वल्लभ उपाधि है। कदम राज पर अधिकार किया, गंग नरेश को हराया, कोंकण प्रदेश की विजय की, हर्षवर्धन से युद्ध किया। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को, पहले भी पढ़ चुके भाई ये, वो नर्मदा नदी के किनारे हराया। ये भैया, ये किस अभिलेख में लिखा हुआ है कि ऐसा हराया? किस अभिलेख में लिखा हुआ है कि इसने हराया? किस अभिलेख में लिखा हुआ है कि हर्षवर्धन को हराया? ये लिखा हुआ है, ये सारी जानकारी जो आपको मिलती है, कमेंट बॉक्स में लिखिए किस अभिलेख में लिखा है। यह अभिलेख कर्नाटक के मैगुती मंदिर में है। किस मंदिर में है? मैं, वेरी नाइस, एरन नहीं बेटा, एहोल, 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 एहोल अभिलेख, जिसको एहोल प्रशस्ति भी कहते हैं। इसके लेखक कौन है? रवि कीर्ति। रवि कीर्ति कौन है? एक जैन है,
भाषा कौन सी है? संस्कृत है भाषा। इस अभिलेख की भाषा कौन सी है? संस्कृत भाषा में है। और यह अभिलेख, खास बात देखिए, इस अभिलेख में, ये पीटी का बहुत दमदार क्वेश्चन होगा, इस अभिलेख में फाराबी और कालिदास के नाम मिलते हैं। कालिदास के नाम। क्लियर? भाषा संस्कृत है। निधि गुप्ता, मैं कुछ गलत बोल रहा हूं क्या? भाषा चेक करें निधि। मेरे मन में भी क्यों प्राकृत 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 आता है? पता नहीं क्या है, क्यों संस्कृत लिखा फिर। चलिए आगे चले। ठीक है, नेक्स्ट। अब क्या हुआ, ये जो बंदा है पुलकेशिन सेकंड, इसने क्या किया, यहां है बादामी लोग, पूर्वी, पुलकेशिन द्वितीय ने पूर्वी क्षेत्र अर्थात आंध्र क्षेत्र को जीता। इस क्षेत्र को जीत लिया। कौन से वाले क्षेत्र को? इस पूर्वी क्षेत्र को जीत लिया। ठीक है, अपने छोटे भाई विष्णुवर्धन को यहां का राज्यपाल बनाया कि यार बेटा भाई, तुम इसको संभालो, मैंने तो जीत लिया है, क्या करूंगा। ऐहोल के बाद क्या लिखा है? कहां रहते हो भैया? ऐहोल प्रशस्ति लिखा है, ऐहोल प्रशस्ति, प्रशस्ति, प्रशस्ति। अपने छोटे भाई विष्णुवर्धन को यहां का राज्यपाल बनाया। जब विष्णुवर्धन राज्यपाल बन गए तो विष्णुवर्धन ने बोला भैया मैं तो खुद स्वतंत्र रूप से शासन करूंगा, आपके अंडर में रहूंगा। तो उसने खुद को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। बड़े भाई ने बोला चलो जाने दो, छोटा भाई है, एंजॉय करने दो। बाद में विष्णुवर्धन ने स्वयं को स्वतंत्र शासक घोषित कर वेंगी
के चालुक्य वंश की स्थापना की। तो इस तरह वेंगी का चालुक्य वंश आपके सामने आया। समझ में आ रही बात? इस तरह वेंगी का चालुक्य वंश आपके सामने आया। इसका चालुक्य वंश, वेंगी का चालुक्य वंश आपके सामने आया। समझ में आ रहा वेंगी का चालुक्य कैसे आए? चलिए, पल्लव, चालुक्य, पल्लव संघर्ष। विकास सिंह क्लियर है? समझ में आ रहा है? यहां है बादामी चालुक्य, यहां है पल्लव। क्यों लड़ रहे हैं? वही रायचूर दोआब के पीछे ये दोनों लड़ रहे हैं। ये दोनों क्यों लड़ रहे हैं? रायचूर दोआब के कारण। ठीक है, ये क्यों लड़ रहे हैं? कारण क्या है इनके लड़ने का? रायचूर दोआब, रायचूर दोआब चाहिए, इनको भी चाहिए। तो बादामी चालुक्य का जो शासक है, वो शासक का नाम है पुलकेशिन द्वितीय। पल्लव शासक का नाम है महेंद्र बर्मन प्रथम। तो पुलकेशिन ने हराया इसको, महेंद्र बर्मन प्रथम को। इसके बाद एक शासक, अरे क्या हो गया, इसके बाद एक शासक और आता है, नरसिंह बर्मन प्रथम। इसने किसको हराया? इसने हराया पुलकेशिन, हराया इसको, पुलकेशिन। समझ में आ रहा है? लिख देता हूं, टेक्स्ट फॉर्म में लिख देता हूं। पुलकेशिन द्वितीय ने महेंद्र पल्लव शासक महेंद्र बर्मन प्रथम को हराया, किंतु पुलकेशिन द्वितीय पल्लव शासक नरसिंह बर्मन प्रथम से कई युद्धों, जैसे परियल, मणिमंगल, सूरमार में हार गया। सूरमार में हार गया। समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया। एक चीज और एक्स्ट्रा बता दूं, थोड़ा सा यहां जगह बनाने की कोशिश करते हैं हम इस कलर से। ठीक है, चलिए। पुलकेशिन, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आने लायक। पुलकेशिन द्वितीय किसका समकालीन है? हर्षवर्धन का। जो काम हर्षवर्धन के समय होगा वो इसके समय भी होगा। पुलकेशिन द्वितीय के समय हेनसांग ने यहां की यात्रा की।
इसके समय ईरान के शासक खुसरो द्वितीय का राजदूत पुलकेशिन द्वितीय के दरबार में आया। इसका चित्र, इस घटना का चित्र अजंता की गुफा क्रमांक 1 में है। 1 में है। समझ में आ रही सारी कहानी? साउथ इंडिया थोड़ा पढ़ने में डिफिकल्ट तो है। कोशिश करते जितना इजी हो सके। चलिए आगे चलते हैं। ईरान को फारस भी कहते हैं। आपके नोट्स में अगर फारस लिखा है तो कोई, राजदूत का नाम भी चाहिए है। चलिए कोई बात नहीं, राजदूत का नाम भी लिख देते हैं। राजदूत का नाम, अगर आपको उसकी इच्छा है कोई दिक्कत नहीं है। शाहरुख, राजदूत का नाम है शाहरुख। थैंक्स सलोनी। देखिए एक चीज बताएं, ईरान को ही हम फारस कहते हैं, ये तो बिल्कुल सिंपल सी बात है ना? ये तो आपको पता है। इसलिए हम पहले आक्रमण को ईरानी या फारसी आक्रमण कहते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं विक्रमादित्य द्वितीय की। इसी वंश का है विक्रमादित्य द्वितीय। किस वंश की बात चल रही है? हम कौन सा वंश पढ़ रहे हैं? बादामी चालुक्य। बादामी चालुक्य वंश पढ़ रहे हैं, जिसमें है विक्रमादित्य द्वितीय 734 से लेकर 747। पल्लव शासक नंदी वर्मन, नहीं भी याद करोगे कौन है शासक कोई फर्क नहीं है, द्वितीय को हराकर कांची कौंड की उपाधि ली। कांची कौंड की उपाधि। जब बताया कि कांची कौंड की उपाधि ले ली, विजय मिली है, इसकी 2 पत्नियां थी। बड़ी खुश हुई कि हमारे श्रीमान जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो इनकी 2 पत्नियां थी। 2 पत्नियां। एक पत्नी का नाम था लोक महादेवी, और दूसरी पत्नी कम थोड़ी ना, उसका भी नाम दमदार है, का नाम है त्रैलोक महादेवी। दोनों ही महादेवी है, त्रिलोक महादेवी। दोनों बड़ी खुश हुई
कि भाई मेरे पति ने इतना बड़ा काम किया, इस उपलक्ष्य में इसने बनवाया लोकेश्वर नाथ मंदिर। लोकेश्वर नाथ मंदिर। अब इस मंदिर को कहते हैं विरूपाक्ष महादेव। विरूपाक्ष महादेव कहते इसी मंदिर को और इसने बनवाया त्रैलोकेश्वर नाथ मंदिर। इस मंदिर को बनवाने का काम किया। ठीक है, ये मंदिर जो है दोनों, अगर आपको देखना है, ये दोनों पट्टदाकल में है। ये दोनों मंदिर कहां हैं? पट्टदाकल में स्थित हैं ये दोनों मंदिर। क्लियर है? और ये दोनों पत्नियां जो है सगी बहनें हैं। ये दोनों बहनें हैं जो कलचुरी वंश की हैं। कलचुरी। पट्टदाकल कहां है? कर्नाटक में। पट्टदाकल कहां पर है? कर्नाटक में। चलिए, अंतिम शासक किस वंश का? बादामी चालुक्य वंश का। बादामी चालुक्य का अंतिम शासक कीर्ति बर्मन द्वितीय। इसके बाद कौन आएगा? इसके बाद कौन सा वंश आएगा? इसके बाद आएंगे राष्ट्रकूट। देखो, इसलिए मैंने पहले समझा दिया था। इसके बाद कौन आएंगे? राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट आएंगे। फिर कल्याणी चालुक्य। राष्ट्रकूट के बाद कौन आएंगे? कल्याणी चालुक्य। राष्ट्रकूट पहले पढ़ चुके हैं हम, याद होगा आपको। राष्ट्रकूट क्या है? पहले हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, चलिए। कितनी अच्छी बात है, सब लोग बढ़िया बढ़िया बातें कर रहे थे कि ग्रुप में डिस्कशन नहीं होना चाहिए, कमेंट में नहीं होना चाहिए। विक्रमादित्य फर्स्ट भी था पर बहुत महत्वपूर्ण नहीं था ना, इसलिए जरूरत नहीं इसको पढ़ने की। सब लोग बढ़िया बढ़िया बातें कर रहे थे और सब लगे हैं अपना कमेंट में, मेरे को ग्रुप में ऐड कर लो, मेरे को ये कर लो, जैसे अमृत बट रहा हो ग्रुप में। अरे भाई, पहले पढ़ लो, जो सामने उसको नहीं देखना है। ऐसा लग रहा ग्रुप बिना तो सिलेक्शन हो ही नहीं सकता, और जो इस ग्रुप में है, मतलब उतनी सीट आनी है एग्जाम में। और जो लोग डिस्कशन कर रहे हैं वही लोग फिर बाद में वो देंगे, ज्ञान भी देंगे कि नहीं नहीं ये हो रहा है, गलत है, ये कमेंट नहीं। सर कमेंट बंद कर दीजिए। तो ऐसा कोई महान ग्रुप बना है भैया, ज्यादा लोगों मत बताओ महान ग्रुप बना है। उससे क्या होगा, पूरे यूपी में खबर फैल जाएगी तो लोगों को पता पड़ जाएगा इसी से सिलेक्शन हो रहा है। चाप रखो इस ग्रुप को, बिल्कुल किसी को बताओ मत, उसी से सिलेक्शन होना है। मतलब सुपर ग्रुप है यार ये तो। पुलकेशिन द्वितीय पढ़ चुके हैं सब, कोई मतलब नहीं है इसका, सारा कुछ है ना। विक्रमादित्य सेकंड है भी पढ़ चुके हैं। कीर्ति वर्मन अंतिम शासक है ये भी। अब आते हैं कल्याणी चालुक्य। तो कल्याणी चालुक्य किसकी जगह आए हैं?
ये कल्याणी चालुक्य किसकी जगह आए हैं? राष्ट्रकूट की जगह आए हैं कल्याणी चालुक्य। अब देखिए, जहां कल्याणी चालुक्य है, ये कल्याणी चालुक्य है। कल्याणी चालुक्य, और जब कल्याणी चालुक्य है तो ये किससे घिरे हुए हैं? ये घिरे हुए हैं वेंगी चालुक्य से। चोल से, सोलंकी से गुजरात के, परमार से, कलचुरी से। ये चार भाई देखो, जो यहां रहेगा उसको इतनी तो मुसीबत रहेगी, लोकेशन ही वैसी है। ये लोकेशन ही वैसी है। इसकी लड़ाई इससे भी हो रही, इससे भी हो रही, इससे भी, और सबसे ज्यादा हो रही है चोलों से। सबसे मैक्सिमम लड़ाई हुई है चोलों से। सर कौन सी युद्धों के बाद? अरे यार हेमंत यार, बहुत देर, मनोज कुमार, सॉरी हेमंत नहीं, बहुत देर में तुम जाग रहे हो यार। ये लिखा है परियल, मणिमंगल, सूरमार। ठीक है, परियल मणिमंगल। थैंक्स सुभी, ऐसा लिख दिया करिए, कोई है ना किसी को दिक्कत हो तो। तुम लाइव में पीछे चल रहे होगे मनोज। ये क्या कहते हैं? ये अपनी उत्पत्ति ब्रह्मा के कमंडल से बताते हैं। कमंडल को चुलूक कहते हैं। हम किससे पैदा हुए हैं? ब्रह्मा के कमंडल से पैदा हुए हैं। ठीक है, क्लियर? नरसिंह की मूर्ति है, नरसिंह अवतार की मूर्ति। क्लियर है? किससे उत्पन्न हुए हैं? ब्रह्मा के कमंडल से इनका उत्पत्ति बताते हैं अपने अभिलेखों में। ठीक है, आगे आगे चलते हैं। कल्याणी के चालुक्य की जानकारी छोड़ देते हैं। अरे एक मिनट जाओ। कल्याणी के चालुक्य का संस्थापक, यहां तक क्लियर है ना? चलिए, कल्याणी चालुक्य संस्थापक, संस्थापक का नाम आप बताओ। आप कुछ दे दिया लिखने के लिए, संस्थापक का नाम आप बताइए। परमार शासक मुंज ने इसे 6 बार हराया। जी, पावरफुल दिखाने के लिए उपाधियां ली जाती थी। अभिषेक यादव गुड, 6 बार हराया, किंतु 7वें आक्रमण में ने इसे मार दिया। कौन है भैया संस्थापक? तैलप सेकंड गुड। ज्योति, अरे वाह, ज्योति तो कई बार लिख रही। प्रिया वर्मा, सावरीन बेगम, बहुत बढ़िया। तैलप द्वितीय, तैलप द्वितीय, रिपीट है सारा कुछ। गुड हेमंत। विकास सिंह बहुत बढ़िया। सुमन, सुधांशु, रश्मि, अंकुर, हेमंत। चलिए आगे चले। फिर नेक्स्ट रूलर है सोमेश्वर फर्स्ट। इसने राजधानी किसको बनाया? कल्याणी को राजधानी बनाया। इसका संघर्ष चोल शासक राजेंद्र प्रथम, राजाधिराज, राजेंद्र द्वितीय, वीर राजेंद्र से सबसे लड़ाई लड़ी यार इसने।
देखिए, ये है सोमेश्वर। किस वंश का है सोमेश्वर? कल्याणी। चलो, इसकी लड़ाई किससे हो रही? चोल से। चोल में किस किस से हो रही है? राजेंद्र प्रथम, राजाधिराज, राजेंद्र द्वितीय और वीर राजेंद्र। ये सभी चोलों से हारा। ये जितने दिए हैं सबसे हारा। ये राजेंद्र से भी हारा, राजाधिराज से भी हारा, राजेंद्र सेकंड से भी हारा, सबसे पराजित हुआ, किसी से नहीं जीत। ठीक है, ये किसी से नहीं जीता, क्या करे। लेकिन इसको एक बड़ा मौका मिला, 1052। अब इसकी किस्मत लगा खुलने वाली है। 1052 में जो लड़ाई हुई है वो हुई है कोप्पम का युद्ध। बड़ा इंटरेस्टिंग युद्ध है। इस कोप्पम के युद्ध में क्या किया, सोमेश्वर प्रथम ने राजा धीराज को मार डाला। अब तो लगा सोमेश्वर को जीतने वाला हूं, लेकिन राजा धीराज के छोटे भाई राजेंद्र द्वितीय ने उसी युद्ध भूमि में अपना राज्याभिषेक कराया। भाई का हाथ पकड़ा, बोला भाई बदला लिया जाएगा, और उसी खून से तिलक किया और जाकर सोमेश्वर को हरा दिया। जीतने के करीब था, पर फाइनल लास्ट बॉल पे छक्का पड़ गया, गड़बड़ हो गया। ये सोमेश्वर प्रथम ने राजा चोल शासक राजाधिराज को मार डाला। किंतु उसके छोटे भाई राजेंद्र द्वितीय ने युद्ध भूमि में राज्य अभिषेक कर सोमेश्वर प्रथम को हराया। ये तो गलत हो रहा है यार, बेचारे सब इतने करीब, जीत के करीब पहुंचने के बाद ऐसा नहीं होना चाहिए। अंत में सोमेश्वर ने तुंगभद्रा नदी में डूबकर आत्महत्या कर ली। ठीक है, सुमन जी 9:30 पे क्लास खत्म होगी, ठीक है। चलिए आगे चले।
बहुत बढ़िया। अरे विक्रमादित्य षष्ठ, इसने 1076 में चालुक्य विक्रम संवत, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम का, ठीक है। इसके दरबार में विक्रमांक देव चरित्र के लेखक बिल्लड़ एवं मिताक्षरा के लेखक विज्ञानेश्वर। ये मिताक्षरा जो पुस्तक है ये कानूनी पुस्तक है, कानूनी पुस्तक है। मिताक्षरा जो है वो कानूनी पुस्तक है। किसी को डाउट? सुसाइड क्यों किया? कुछ लोग कहते हैं हारने के कारण किया, पर बिल्लड़ कहते हैं उसे कोई गंभीर बीमारी थी जिसके कारण उसने आत्महत्या कर ली। नहीं, सुबह तक कुछ नहीं होगा आपको, अभी आपको 14 फरवरी भी है, आपकी चिंता मत करिए। थोड़ा बहुत ऐड करना पड़ेगा, बाकी आप देख लीजिए, ठीक है। पीवाईक्यू देख लीजिए यूपीएससी की, तो आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अन्य लेखक मानसो, एक मिनट जरा, थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है, मैं उसको करेक्ट कर देता हूं, ठीक है। ये सोमेश्वर तृतीय ने लिखा है मानसो उल्लास, और अंतिम शासक है सोमेश्वर चतुर्थ। ठीक, खत्म हो गया ये वंश। कोई डीप नहीं है, सब इजी है। ठीक, अब सुनिए, कल्याणी के चालुक्य के बाद क्या होता है? कल्याणी के चालुक्य के बाद देख लीजिए पीछे वाली स्लाइड। ये तो है पिछली स्लाइड, और पीछे चले उत्कर्ष, लीजिए उत्कर्ष। स्लाइड ही देखते रहिए आप लोग। चलिए, ये भी लिख ली है। चलिए, ये नहीं, नो सर, ये वाली, चलिए ये वाली देख लीजिए। ये भी हो गया होगा आपका। चलिए, तो जब कल्याणी के चालुक्य खत्म हो गए, कल्याणी के चालुक्य खत्म होने के बाद यहां आ गया यादव वंश, यहां आ गया काकतीय वंश, यहां पर आ गया होयसल वंश, होयसल वंश, ये वंश आ गए, ठीक है, क्लियर। यादव वंश की राजधानी थी देवगिरी, काकतीय वंश की राजधानी थी वारंगल, होयसल वंश की राजधानी थी द्वार समुद्र।
ये भी लिख लिया आपने। शिवम दुबे क्लास चलेगी 9:30 कभी कभी 32-33 मिनट भी हो जाते हैं, तो थोड़ा सहयोग कीजिएगा आप, है ना। चलिए, इसके बाद हम बात करते हैं, एक और वंश हमारा बचा हुआ है। तो इसकी कितनी टोटल क्लास होंगी, मेरे ख्याल से 18-20 क्लास में भी खत्म हो जाएगा। ठीक है दुर्गा जी। फिर आते हैं बैंगी के चालुक। ठीक है, अब देखिए इसमें बैंगी के चालुक हेडिंग डाल लीजिए, बाकी कुछ नया नहीं पढ़ा रहा हूं मैं। बादामी के शासक पुलकेशिन द्वितीय से जीतकर अपने छोटे भाई को राज्यपाल बनाया, जिसने बाद में बैंगी के स्वतंत्र वंश की स्थापना की। आपकी प्रॉब्लम मुझे नहीं पता है, तो मैं कैसे बता दूं कि आपकी प्रॉब्लम पर क्या बोले। ठीक है, किसने पुस्तक लिखी भैया, क्या बोल रहे हैं, किसने पुस्तक लिखी, किसकी पुस्तक की बात कर रहे हो, क्या पूछ रहे हो उत्कर्ष। ये धन है सारे। सोमेश्वर तृतीय ने मानसो उल्लास पुस्तक लिखी है। ये अन्न शासक, यहां से मैं अलग कर देता हूं, मैंने बोला ये गलती हो गई है, ये भी बोला था। ये पुस्तक किसने लिखी है, ये पूरा मिटा देता हूं। ठीक है, बहुत कंफ्यूज होते हो भाई, कंफ्यूज होना भी एक आर्ट है। सोमेश्वर तृतीय ने मानसो लास पुस्तक लिखी। ठीक है, अब ठीक है। उत्पल सिंह, आप टेक्निकल टीम से बात कर लीजिए। हेमंत कुमार, विनम्र निवेदन है, थोड़ा ध्यान से पढ़ लो यार। ठीक है, आपको क्या लग रहा है ये क्या है, ये कल्याणी चालुक का क्षेत्र था क्या पूरा, नहीं था ना। ये कल्याणी चालुक को तो केवल इतना था, ये बैंगी के जगह काकती आ गए, बैंगी की जगह कौन आ गए, काकती आ गए। मैं मतलब इसलिए बोला खुद भी लॉजिक लगाओ कुछ। आप जो प्रश्न पूछ रहे बहुत शानदार है, मैं आपकी तारीफ कर रहा हूं, पर खुद भी लॉजिक लगा सकते। ठीक है, चलिए। तो बैंगी के चालुक लिखने की जरूरत नहीं है, ये सब पहले से पढ़ा हुआ है, तो ये होमवर्क हो गया आपका। ठीक है, इसके बाद संस्थापक विष्णुवर्धन है, अंत में होमवर्क हो गया, ये भी खत्म। ये लिख लीजिएगा, इस वंश का कोई विशेष रोल नहीं है, कोई महत्वपूर्ण रोल नहीं है इस वंश का। अरे नहीं नहीं, कोई फर्क नहीं, मैं आपके अच्छे के लिए बोल रहा हूं। मैं हाथ जोड़ने का मतलब ये थोड़ी ना, हम लोग सब एक ही परिवार के लोग हैं यार। मनोज या हेमंत भी हमारा भाई ही है, कोई अलग से थोड़ी ना हेमंत है ना। हेमंत एक अच्छा विद्यार्थी है, फोकस करता है, कम से कम जो पूछता है मतलब वो फोकस कर रहा है। अब ऐसा ना हो कि आप लोग प्रश्न पूछ के ये शो करें कि देखो हम भी कितने डिवोटी हैं। ठीक है हेमंत, हेमंत जो अंडरलाइन करूं वही लिखना आपको, है ना, सारे नहीं लिखना है। चालुक्य साहित्य, हिंसांग ने चालुक्यों को विद्या विवशिनी बताया। पुलकेशिन द्वितीय के सामंत गंगराज दुर्विनीत ने सबदा अवतार की रचना की। जैन विद्वान उदय जैन ने जैनेन्द्र व्याकरण की। सोमदेव सूर्य ने षष्ठी तिलक और नित्या वक्र का लेखन किया। जो अंडरलाइन किया है भाई वही लिखिएगा, बाकी नहीं लिखिएगा, ओनली अंडरलाइन। हाँ, क्या दिक्कत है, अगर मैंने हेमंत को भाई बोल दिया तो उसमें दिक्कत क्या हो गई।
चलिए, ये होमवर्क है क्योंकि हम इसको आर्ट एंड कल्चर में फिर पढ़ेंगे। बादामी क्या है? बादामी में ऐहोल एक ऐसी जगह है जिसे हम मंदिरों का शहर कहते हैं। लाड़खां एक मंदिर जो है वो एक सूर्य मंदिर है। ये आप घर पे लिखिएगा क्योंकि हम इसको कहीं ना कहीं आर्ट एंड कल्चर में पढ़ेंगे। पट्टदाकल, पट्टदाकल एक जगह है जहां पर पापनाथ, सिद्धेश्वर, संगमे बहुत सारे मंदिरों का समूह है, जिसमें सबसे सुंदर मंदिर विरूपाक्ष है, जिसे विक्रमादित्य की पत्नी रानी लोक महादेवी ने बनवाया। ठीक है, किसने बनवाया था? लोक महादेवी ने अरे भैया उत्पल सिंह, जो नोट्स मैं बनवा रहा उसको तो कम से कम बना लो। हम हमेशा उन उन चीजों की शिकायत करते जो हमारे बस में नहीं है। जो हमारे बस में है उनकी बात करें। और आपके लिए यूनिट वाइज बहुत अच्छे नोट्स बन रहे हैं। आप थोड़ा पढ़िए, तो उस पर थोड़ा धैर्य रखिए। हर यूनिट के अलग अलग नोट्स मिलेंगे, टुकड़े टुकड़े नहीं मिलेंगे। ठीक है, ऊपर से जो मैं बनवा रहा उसको तो बना लो। ठीक है, कम से कम उसको तो बना लो। ठीक है, इसके वास्तुकार गंड यानी त्रिभुवनाचार्य थे। तो ये भी होमवर्क हो गया आपका, मैं होमवर्क देता हूं। ठीक है, ये वो मंदिर है। संगम, एक नया चैप्टर शुरू होता है, संगम। तो नया टॉपिक, 1 मिनट का ब्रेक। ब्रेक मतलब डाउट, पूछिए क्या डाउट है। जो पढ़ा हुआ है उस पर कोई डाउट, जो पढ़ा हुआ है उस पर कोई डाउट। सेल्फ नोट्स बनाओगे, मैं आपको गारंटी देता हूं आपको हमेशा याद रहेगा। आप किसी और के नोट्स पढ़ोगे, मैं नहीं बोल रहा हूं कि नोट्स नहीं पढ़ना चाहिए और के, पर पढ़ना चाहिए। पर खुद के लिखे नोट्स आंख जब बंद करते हैं तो एग्जाम रूम में वो लिखा हुआ दिखने लगता है। ठीक है, बार बार बोल रहा हूं, रोज PYQ लगाओ। केवल यूपी के मत लगाओ, साथ में MP भी कर लो, बिहार भी कर लो, छत्तीसगढ़ भी कर लो, राजस्थान भी कर लो, उत्तराखंड भी कर लो, UPSC भी कर लो। जो डाउट है पूछो, पर करो तो कुछ। पर इसमें जो चोल आएंगे वो क्या होते हैं? चोल एक वंश का नाम है, निधि। ठीक है, विक्रमांक देव चरित्र में विक्रमादित्य षष्ठ की उपलब्धियों का वर्णन किया गया है। ठीक है, क्लियर? चलिए, तो अब बात करते हैं संगम। तो संगम समय की बात करें, संगम समय में यहां पर 3 वंश हैं। लोकेशन वही रहेगी भाई जो पहले थी, चोल, पांड, चेर। लोकेशन वही रहेगी, लोकेशन में कोई चेंज नहीं है। लोकेशन में चेंज नहीं है। वेंगी चालुक्य की जगह काकती आ गए राजपूत। अभी हेमंत ने पूछा था, मैंने हेमंत का उत्तर दिया था आपको। संगम काल में ही तो चोल है भाई। हेमंत कल्याणी के चालुक्य के बाद काकती, होयसल, यादव वंश तो क्या ठीक उसी क्षेत्र में? ना ना ना, उसी क्षेत्र में। हेमंत, 1 मिनट हेमंत, क्षेत्र बने बेटा। हेमंत देखो, जरा ध्यान से देखो। देखो, 1 मिनट देखो हेमंत, महाराष्ट्र में कौन है? महाराष्ट्र में लिख देता हूं, ठीक है। महाराष्ट्र में यादव। होयसल कहां है? कर्नाटक में होयसल। वही बनाए हैं मैंने जहां है काकतीय, आंध्र प्रदेश में काकतीय। अब ठीक है, अब टेंशन फ्री है। जहां काकतीय वहां पहले वेंगी थे। इन दोनों जगह पर कल्याणी के चालुक्य थे। ठीक है, विद्या व्यसनी का मतलब होता है, व्यसन यानी एडिक्शन, आदत, नशा। मतलब इन लोगों को इतना नशा हो गया था कि पढ़ने के अलावा कुछ सूझ नहीं रहा था। ज्ञान ज्ञान ज्ञान, उसका नशा हो गया।
चलिए संगम, संगम के बारे में बात करें तो चोल चेर पांड्य वंश है, इतना लिख लो, फिर हम आगे चलते हैं। एडिड टू विद्या, नॉलेज। चलिए संगम, संगम शब्द का मतलब क्या होता है? संगम, संगम शब्द का मतलब होता है तमिल लेखकों या कवियों की बैठक या संगोष्ठी, संगोष्ठी या उनकी संगोष्ठी। ये संगोष्ठी की बात करें तो इनका कहना यह है कि ये संगम जो बैठक है, ये जो सम्मेलन है या संगोष्ठी है, कुल 3 हुई। कुल कितनी हुई? 3 हुई। पहली मदुरई में हुई। पहली कहां हुई? मदुरई में हुई। एक मिनट जरा, पहली मदुरई, स्थान क्रमांक अध्यक्ष, कुछ विशेष होगा तो लिख लेंगे, टेबल ही बना देते हैं। कितनी हुई? 3 हुई है। अध्यक्ष थे अगस्त ऋषि। अगस्त ऋषि कोई साहित्य उपलब्ध नहीं, इस संगम का कोई भी साहित्य उपलब्ध नहीं। द्वितीय कपाटपुरम, अगस्त एवं नक्कीरर इसके अध्यक्ष थे। पुस्तक तोलका पीएम, लेखक पियर, ये इसके लेखक है। तीसरी उत्तरी मदुरई, एक मिनट, कुछ गड़बड़ हो गया है। एवं तोलका पियर, सॉरी, इसका है नक्कीरर। सॉरी, वो गलती हो गई मेरे से, है ना। तभी मुझे लगा कि एक आदमी कहां नक्कीरर कहां चला गया। अनेक पुस्तक उपलब्ध है, अनेक साहित्य उपलब्ध। सॉरी, वो गलती से दर्द हो गया। ठीक है,
हाँ जी, वो गलती हो गया था शिवानी। जी 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 जी। चलिए आगे चलते हैं। समय 9,900 वर्ष। कुल कवि या लेखक कितने आए? 8598। संरक्षण 197 पांड्य शासक। ये जो कहानी लिखी है अभी मैंने व्हाइट कलर से, इसको इतिहास कहता है कुछ ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर लिखा गया है। वास्तव में 9,000 साल तो ये नहीं हो सकता। वास्तव में 9,000 साल तो हो नहीं सकता। जो संगम है वो शुरू हुआ है तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व से तीसरी सदी तक 600 वर्ष रहा है। ये 9,900 कुछ कल्पना है, ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। जी ये इंपॉर्टेंट है। जी जी जी। इसको एक बार फिर से समझा दें। दीपाली, संगम मतलब होता मिलना, जैसे गंगा यमुना का संगम यानी मिलना। तो संगम युग में किसका मिलना? तमिल कवि लेखकों का मिलना। तो कितने बार मिले ये? 3 बार मिले। पहली बार कहां मिले? वो है उस जब मिले तो अध्यक्षता किसने की? इसने। कोई साहित्य नहीं मिला क्योंकि बाढ़ में सब नष्ट हो गया। ठीक है मनीष, मैंने क्या बोला? मैंने क्या कहना चाहते हैं? मुझे समझ में नहीं आया। मनीष राजपूत, अब सर आप कहना क्या चाहते हैं? किस विषय में पूछ रहे हैं? दूसरा कपाटपुरम, अगस्त एवं तोलकपियर पुस्तक, तोलकपियम लेखक तोलकपियर। तीसरी हुई है उत्तरी मदुरई नक्कीर अध्यक्ष से अनेक साहित्य उपलब्ध है। तो संगम साहित्य में समय दिया है 9,900 की। इनका मानना है, इन संगम साहित्य के रचनाकारों का मानना है कि ये जो समय है 9,900 साल चला है। 8598 कवि लेखक आए हैं और 197 190 पांड्य राजाओं ने संरक्षण दिया। कुछ लोगों ने कुछ बढ़ा चढ़ा कर किया गया है प्राचीनता सिद्ध करने की। ठीक है, तो संगम काल में, संगम समय में, एक मिनट रुक जाइए, आपका टाइम चेंज हो जाएगा भाई, मैं कोशिश कर लूंगा। जी अगस्त वही जिन्होंने समुद्र पिया था। चलिए सुन लीजिए भाई, मनीष राजपूत नहीं समझ में आया तो संगम मतलब इनका। तो कितने, जैसे बौद्ध संगीति हुई ना मनीष राजपूत, वैसी तमिल कवि लेखकों की बैठक, लिखा तो है तमिल कवि लेखकों की बैठक। कितनी बैठक हुई? इतनी बैठक हुई। संगम वालों ने बोला हम लोग इतने साल चला है संगम। हम बोलते ना, हम नहीं मानते इसको, हम मानते हैं इससे इस तक चला। ये कुछ बढ़ा चढ़ाकर पेश करने की कोशिश की गई है। ठीक है, अब समझ में आ रहा है कि। और अब इस संगम युग में, जब ये संगम चल रहा था, संगम युग जब ये 3 संगम चल रहे थे, तो दक्षिण भारत में 3 वंश थे, चोल, चेर और पांड। ये संगम युग के वंश हैं। पीटी में क्वेश्चन आएगा, निम्न में से
निम्न में से कौन सा संगम काल का वंश नहीं है? तो ये तीन है, चौथा कोई नहीं है। चोल, चेर, पांड संगम युग के हैं, बाकी कोई नहीं है। ये संगम युग किसे कहते हैं? तमिल कवि लेखकों की बैठक के समय को संगम युग कहते हैं, जिसमें तीन वंश थे, चोल, चेर, पांड। तीन बैठक हुई हैं। संगम साहित्य कहता है कि इतने साल लगे हैं, हम कहते हैं नहीं, इतने साल लगे हैं। ठीक है, ये सब हाँ बात करते हैं। निधि नेहा सरोज कोशिश करते हैं। ठीक है, आपकी बहुत सारी क्लास शुरू हो गई ना, इसलिए ऐसा हुआ है। पहले मेरी क्लास 11 बजे ही लगती थी, लेकिन अब 11 बजे किसी और की क्लास लगने लगी है। नहीं तो वो क्लास मुझे मिल जाती, उस समय खाली नहीं है ना। ये तो आपको मुझे कोई दिक्कत थोड़ी ना उसमें, मुझे कोई दिक्कत नहीं 11 बजे लेने में। पर अभी थोड़ा वेट कर लीजिए, है ना, कुछ समय का थोड़ा बहुत चैलेंज भी एक्सेप्ट कर लिया करिए। संगम मेला लगता है। हाँ, मनीष राजपूत क्लियर है? मनीष राजपूत क्लियर है अभी? उस समय पे भी क्लास चल रही है। ठीक है, चलिए आगे चले, आगे बढ़े। चलिए, अब ठीक है। ये होमवर्क है आपका, जो मैं लिख चुका हूं होमवर्क, ये मैं वही इकट्ठा लिखा चुका हूं। पहला संगम, दूसरा संगम तमिल व्याकरण तोलक पीएम है, तीसरा संगम कई पुस्तकें उपलब्ध हैं। तो आज के लिए इतना काफी है, कल हम पढ़ेंगे संगम साहित्य। जी, अशोक के 13वें शिलालेख में भी चोल, चेर, पांड्य था। बिल्कुल ठीक है शिवानी। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, देव थोड़े समय की बात है, धीरे धीरे सब एडजस्ट हो जाएगा, है ना। हाँ मैंने छोड़ दिया, अब रहने दिया, मैंने खुद ही बोला है। हाँ हाँ मैंने बोल दिया। आ, तो कल मिलते हैं फिर संगम साहित्य के साथ। ठीक, कल हम पढ़ेंगे संगम साहित्य और चोल वंश, पल्लव वंश, बस, और छुट्टी। फिर सीधे हम अरब आक्रमण पर आ जाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बढ़िया आराम से पढ़िए, सो जाइए, सोते सोते सब रिवाइज करिए, है ना। आराम से भोजन करते हुए भी 2x की स्पीड पर इस वीडियो को आप सुन सकते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि, नींद पूरी लीजिए। बोलिए महिमा, क्या पूछ रही हैं? कल पूछ लीजिएगा, है ना, टाइम एंड हो रहा है अब। धन्यवाद राजपूत जी, धन्यवाद आयुष, सबको धन्यवाद सभी का।